उनको लगता था इस रास्ते से आज़ादी मिलने वाली नहीं। आप करते रहिए कोशिश। मैं तो जो पढ़ के आया हूँ मार्क्स का कम्युनिज्म का दर्शन, उसी रास्ते से आज़ादी का काम जल्दी से होगा और हम अपना देश आज़ाद करके नया देश बनाने का काम करेंगे। तो जब तक करीब करीब गांधी जी रहे इस देश में, तब तक जयप्रकाश नारायण और गांधी जी के बीच में खींचतान चलती रही। लेकिन किसी ने कहा कि चले आओ कौन कौन एमएलए बनेंगे, तो दौड़ के तुम लोग जैसे ऊपर चले गए थे, जयप्रकाश नारायण उसमें नहीं थे। उनकी खोज क्या थी? वो खोज क्या रहे थे कि कौन सा सबसे अच्छा रास्ता हो कि आज़ादी भी मिले और समाज का परिवर्तन भी हो। इसीलिए जब जब ये मौका मिला कि दौड़ कर आ जाओ मंच पर, तो उन्होंने कहा नहीं, मुझको मंच पर नहीं जाना है, मैं तो यहीं से काम करूंगा जहाँ से काम कर रहा हूँ। लेकिन गांधी जी के रास्ते में से होगा नहीं, मैं अपना रास्ता खुद बनाऊंगा। और अपना रास्ता बनाते 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 उनको भी समझ में नहीं आया कि कब उनका रास्ता गांधी जी के रास्ते से जुड़ गया। क्योंकि जैसा मैंने शुरू में कहा कि सच क्या है? सच यह है कि हम सब लोग एक ही ईश्वर के बनाए हुए संतान हैं, जिनका अधिकार, जिनके कर्तव्य, जिनका सब कुछ समान है, इसमें विभाजन नहीं हो सकता। यही सत्य जयप्रकाश नारायण भी मानते थे। इसीलिए चले तो गांधी जी से दूसरे रास्ते से, लेकिन घूमते घूमते पहुँचे तो देखे कि वहीं पहुँच गए जहाँ गांधी जी पहुँचे हुए थे। और उस समय गांधी जी की जगह पर हमारे सामने विनोबा जी, क्योंकि वही गांधी जी का काम आगे बढ़ा रहे थे। तो ऐसी एक अजीब सी जगह पर जयप्रकाश नारायण और विनोबा जी की मुलाकात हुई। दोनों के बीच में दोस्ती का जो गांठ लगाई, उसका नाम गांधी जी। गांधी जी ने इन दोनों को जोड़ दिया एक लंबे समय तक इस सर्वोदय आंदोलन को आगे बढ़ाने में विनोबा और जयप्रकाश दोनों काम करते हैं। लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा कि धीरे धीरे ये आंदोलन एक ऐसी जगह पर पहुंचा जहां पर आकर ठिठकने लगा, रुकने लगा। तुम लोग सब तो बाइक दौड़ाते हो ना अपनी, बाइक में जब पेट्रोल कम होने लगता है तो क्या होता है? बाइक की गति धीमी होने लगती है। और अगर टंकी खाली हो गई तो क्या होता है? फिर गाड़ी रुकती है, कितना किक मारोगे वो चलेगी ही नहीं। तो जैसा इस मशीन के साथ होता है, वैसा ही आंदोलनों के साथ भी होता है, वैसा ही इंसानों के साथ भी होता है। हमारे अंदर भी जीवन जीने का जो पेट्रोल है, जब खत्म होने लगता है तो गति धीमी पड़ेगी। फिर डॉक्टर साहब कितना भी किक मारेंगे, गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। फिर कहेंगे अब इसकी गाड़ी तो श्मशान घाट ले जाओ, वहीं जाने लायक बची है। ऐसे ही आंदोलनों के साथ होता है, उनका पेट्रोल खत्म होने लगता है। तुमको एक नए तरह का पेट्रोल बनाना पड़ता है। तुम अपनी गाड़ी लेकर चले जाते हो पेट्रोल पंप पर और उसमें डलवा लेते हो पेट्रोल। समाज परिवर्तन के पेट्रोल पंप नहीं बनेगा, उसका तो पेट्रोल पंप तुमको खुद से ईजाद करना पड़ता है। सोचना पड़ता है अब क्या करें, यहाँ आकर के गाड़ी रुक रही है, अब किस रास्ते मोड़ूँ इसको कि इसमें कुछ गति आ जाए, ये थोड़ा और आगे बढ़े। तो ये जो आंदोलन आगे बढ़ा ग्राम स्वराज का, उसका पेट्रोल जहाँ जाकर ख़त्म होने लगा और लगा कि अब इसके आगे बढ़ने का तो कोई रास्ता है नहीं, वहाँ पर जयप्रकाश नारायण आगे आए और उन्होंने एक नया पेट्रोल इस आंदोलन के अंदर डाला। उस पेट्रोल का नाम था नौजवान। उन्होंने कहा कि कोई भी क्रांति नई कल्पना की मांग करती है। जैसे गांधी जी ने एक नई कल्पना की तो सत्याग्रह निकला, विनोबा जी ने एक नई कल्पना की तो ग्राम स्वराज निकला। उन्होंने कहा कि अब इस जगह पर आकर के फिर से एक नई कल्पना करने की ज़रूरत है, और नई कल्पना वही लोग कर सकते हैं जो नए नज़र से दुनिया को देखते हैं। उन्होंने नौजवानों की संख्या, बड़ी संख्या में नौजवानों को इस आंदोलन में खींचा और खींच करके एक नई ताकत इस आंदोलन के साथ जोड़ दी, जो शुरू में किसी को समझ भी नहीं आया कि क्या करना चाहते हैं।
लेकिन धीरे धीरे समय के साथ साथ एक एक अनफोल्ड, जिसको कहते हैं ना पन्ना नया नया खुलना, वैसे वैसे इस आंदोलन के पन्ने नए नए खुलते गए और पता चला कि एक दूसरे रास्ते से उसी प्रयोग को करने की कोशिश वो भी कर रहे हैं। लोग कैसे मजबूत हो, तंत्र की मनमानी के सामने लोग को कैसे खड़ा किया जाए, और खड़ा करने का हथियार जो है वो अहिंसा होना चाहिए, क्योंकि हथियार तो गांधी जी ने तय कर दिया था, दूसरे सारे हथियार हमारे हाथ से ले लिए थे, कहा था अहिंसा से ही लड़ाई लड़नी पड़ेगी, तुम ही हथियार हो जिससे लड़ना है। तो तुम लोग एक नारा लगाते हो सुबह, मैंने बिना समय ही लगाते होगे, लेकिन लगाते हो क्योंकि प्रशांत लगवाता है तुम लोग। क्या नारा है? हमला चाहे जैसा होगा, हाथ हमारा नहीं उठेगा। मतलब क्या? हाथ पे हथियार है ना, इसमें तलवार दे दो, इसमें बंदूक दे दो, इसमें डंडा दे दो, इसमें बम दे दो, हथियार हो जाता है। तो ये नारा क्या कहता है कि सामने वाला कुछ भी लेकर हमला करेगा, हम हाथ नहीं उठाएंगे, यानी हम हथियार नहीं लेंगे, उसका मुकाबला बगैर हथियार के करेंगे। ये अहिंसा का नारा है। नारे जो हैं वो छोटे में अपनी बात कहते हैं, तुमको उसको समझना पड़ता है। तो जब आंदोलन का ये नारा बना कि हमला चाहे जैसा होगा, हाथ हमारा नहीं उठेगा, मतलब हमला कौन करेगा? तंत्र हमला करेगा, जिसको ये डर है कि ये लोग जो है ये संगठित होकर के हमसे बड़ी ताकत बन जाए, वो हमको दबाने के लिए हमला करेगा, ये सबको मालूम है। मुकाबला कैसे करोगे? उन्होंने कहा हम लोग आत्मबल से इनका मुकाबला करेंगे, हम हथियार नहीं उठाएंगे, हम हाथ नहीं चलाएंगे, लेकिन इतने संगठित रूप से इनके सामने खड़े होंगे कि जैसे अंग्रेज़ों को उन्होंने हटा दिया पीछे, जैसे बड़े बड़े ज़मीन रखने वाले और स्वार्थ के कारण मजबूत समाज में जगह बनाए रखने वाले लोग विनोबा के सामने से हट गए। वैसे ही जयप्रकाश जी ने कहा कि अब जो लड़ाई होगी इसमें नौजवानों को इस हिम्मत के साथ सामने खड़ा होना पड़ेगा कि हाथ तो नहीं उठाएंगे लेकिन तुम्हारा चलने भी नहीं देंगे, मारेंगे नहीं लेकिन मानेंगे नहीं, जो कह रहे हैं वही कहते रहेंगे, तुम्हारे दबाने से दबेंगे नहीं। ऐसा हो सकता है, नौजवान ऐसा कर सकता है, इस पर किसी को विश्वास नहीं था, क्योंकि नौजवान तो वैसे ही निकम्मा माना जाता है। तुम सब लोग अपने घर में जो नौजवान लोग हैं, माता वगैरह की बात नहीं कर रहा हूँ, जो नौजवान लोग हैं वो लोग अपने घर में क्या माने जाते हैं? सबसे बड़ी मुसीबत है लड़का, लड़का है नहीं, लड़का लड़की जो भी हो, नई उम्र का आदमी सबसे बड़ी मुसीबत। इसीलिए अक्सर क्या देखते हैं कि जब सुबह सुबह बच्चे लोग तैयार होकर घर से स्कूल के लिए निकल जाते हैं तो माँ कहती है चलो आफत टली, गया। स्कूल पहुंचता है तो टीचर क्या कहता है? आफत आई, अब देखो अब थोड़े समय से आफत को झेलना है। स्कूल खत्म होकर जब तुम घर लौटते हो तो कहते फिर आफत वापस आ गई। हमारी अकल की कीमत कोई नहीं करता है, हमसे कोई पूछता नहीं कि तुम क्या चाहते हो, सब लोग हमको बताते हैं हम तुमसे क्या चाहते हैं। ऐसा करो, ऐसा बनो, ऐसा रहो, ऐसा पहनो, ऐसा कपड़ा पहनना चाहिए, ऐसा बोलना चाहिए, ऐसे रहना चाहिए। अरे ज़रा हमसे भी तो पूछो कि हम कैसे रहना चाहते हैं, हम क्या पढ़ना चाहते हैं, हम कैसे दिखना चाहते हैं। तो हमको कोई गिनता ही नहीं है, हम किसी कीमत के नहीं। ऐसे लोगों को इकट्ठा करके जयप्रकाश जी ने कहा कि यही लोग परिवर्तन की ताकत बने। तो कई लोगों ने बड़ा मजाक उड़ाया उनका, हम सब लोग जो उनके साथ जुड़े हुए थे, सब हम लोग भी बड़े टेढ़े मेढ़े लोग थे, कोई बहुत सीधे रास्ते पर चलने वाले लोग नहीं थे। बहुत सारे लोग थे जो क्रिमिनल कामों में लगे रहे थे, लेकिन स्टूडेंट पॉलिटिक्स में थे इसीलिए शामिल हुए। तो पत्रकारों ने पूछा जयप्रकाश जी से कि ऐसे जो ये गलत एंटी सोशल एलिमेंट्स लोग हैं, इन लोगों को इकट्ठा करके आप संपूर्ण क्रांति करने चले, ये होगा क्या कभी? अच्छे लोगों को लेकर के क्रांति करनी पड़ती है। तो जयप्रकाश जी ने जवाब में पूछा कि मुझको ये बताइए
कि अच्छे लोग बनाने का कारखाना कहाँ पर है? कोई फैक्ट्री है जहाँ अच्छे लोग बनते हैं? मुझको नहीं मालूम। उन्होंने कहा मैं तो एक ही कारखाना जानता हूँ कि जो परिस्थिति है उस परिस्थिति में नौजवान को डाल दो, वो अच्छा बन के निकलेगा इसमें। मैं भी जब अमेरिका से आया था तो मैं कुछ नहीं जानता था, लेकिन आज़ादी की भट्टी में कूद गया तो जो भी बनकर निकला आपके सामने हो। इन नौजवानों को भी मैंने परिस्थिति की भट्टी में डाल दिया है। ये जलेंगे, मेहनत करेंगे, पुलिस की मार खाएंगे, जेल जाएंगे, लाठी खाएंगे और पहले से बेहतर बनकर बाहर निकलेंगे। उनको लेकर के क्रांति करनी पड़ेगी, क्योंकि भगवान ने हर इंसान को एक ही तरह से बनाया है। जब भगवान ने भेद नहीं किया तो मैं क्या भेद करूं इनके सामने? मैं तो इतना ही कर सकता हूं कि इनको लड़ने के कतार में आगे खड़ा कर देता हूं। मार खाओ और ठीक बनो। तो जैसे लोहार की चोट खा करके लोहा टेढ़ा हो जाता है, वैसी परिस्थिति की चोट खा के ये टेढ़े लोग सीधे हो जाएंगे। और एक बार फिर से जिस नई पीढ़ी का गांधी जी से कोई परिचय नहीं था, जो नई पीढ़ी गांधी जी को किसी कीमत का नहीं मानती थी, क्योंकि वो तो इतिहास की चीज़ हो गए थे, उस गांधी जी को उन्होंने हमारे लिए दोस्त बना दिया। हम भी गांधी जी की बात करने लगे। बहुत ज़्यादा जानते नहीं थे, बहुत ज़्यादा समझते भी नहीं थे, लेकिन इतना समझ में आने लगा था कि कोई नया रास्ता ज़रूर है जिस रास्ते से हम लोग लड़ सकते हैं। इस काम को उन्होंने संपूर्ण क्रांति का नाम दिया, क्योंकि हम लोगों ने जो आंदोलन शुरू किया था उसमें हमको क्रांति कुछ समझ में नहीं आती थी। हमने तो अपनी कुछ मांगों को लेकर के एक आंदोलन शुरू किया। बिहार सरकार को घेर लिया, बिहार की विधानसभा को घेर लिया, बड़ी लाठी वाठी चली, गोली वोली चली, कुछ लड़के मरे और हम लोग भाग करके घरों में छिप गए, क्योंकि मालूम ही नहीं था कि इतना बड़ा इसका नतीजा होने वाला है। जब छिप गए, डर गए, तो सोचने लगे अब क्या करें। सोचा तो था कि सरकार को घेर लेंगे तो सरकार हमारी बात मान जाएगी, सरकार तो मारने लगी हमको, तो अब क्या किया जाए। तो मेरे ही जैसे किसी आदमी ने कहा कि भाई इसी शहर में जयप्रकाश नारायण नाम के एक बूढ़े से आदमी रहते हैं जिन्होंने आज़ादी के आंदोलन में नौजवानों का नेतृत्व किया था, चलो उनके पास चलते हैं, उनसे बात करते हैं। तो जयप्रकाश नारायण बहुत ही बीमार थे, 72 साल की उम्र थी उनकी, बिस्तर में थे। छिपते छिपाते हम लोग उनके पास पहुँचे थे और हम लोगों ने कहा कि भाई ऐसा ऐसा हुआ, आप देख रहे हैं चारों बगल आग लग गई है, कर्फ्यू लागू हो गया है, लड़के मारे गए हैं, अब हमको समझ में नहीं आ रहा है कि आगे जाएं तो कहाँ जाएं, अब आप हमको रास्ता दिखाइए। तो उन्होंने कहा कि बड़े बेवकूफ़ लोग हो, देख रहे हो मैं बिस्तर पर पड़ा हुआ बीमार आदमी हूँ, मैं क्या रास्ता दिखा सकता हूँ तुम लोगों को। तुम लोगों ने लड़ाई शुरू की, अपना रास्ता को ढूंढो, मैं तो नहीं जानता हूँ कि किस रास्ते से जाओगे। लेकिन हम लोग चिपक ही गए उनके साथ। हमने कहा नहीं आप ही बताइए अब हम क्या करें। तो धीरे धीरे 72 साल के आदमी ने 18-19 साल के नौजवानों के आंदोलन का नेतृत्व संभाल लिया। उन्होंने कहा कि दुनिया हंसेगी तुम लोगों पर कि तुम लोगों ने एक ऐसे बूढ़े आदमी को अपना नेता बना लिया, लेकिन हमारे सामने कोई रास्ता नहीं था। हमने उनको नेता बना लिया, वो बीमारी के बिस्तर से उठकर बाहर आए और फिर उन्होंने एक आंदोलन का नेतृत्व किया, जो आंदोलन एक दूसरे रास्ते से गांधी जी के उन्हीं मूल्यों की तरफ समाज को ले जाने की कोशिश कर रहा था, जिन मूल्यों को पहचानना हम लोग भूल रहे थे। तो क्रांति बहुत सारे रास्तों से गुजरती है, लेकिन ऐसा इतिहास में दूसरा कोई उदाहरण नहीं है। तुम मेरे शब्दों को ठीक से समझना, मैं कह रहा हूँ दुनिया के इतिहास में ऐसा कोई उदाहरण नहीं है जब 3 लोग एक के बाद एक हमारे सामने आकर खड़े हुए, जो सब सिर्फ लोक की साधना करने वाले थे, जिन्होंने सत्ता की तरफ देखा ही नहीं, जिन्होंने तंत्र में कभी हिस्सेदारी की ही नहीं, जिन्होंने कहा नहीं कि हमको ये प्रधानमंत्री की ताकत मिले तो समाज बदल के दिखाऊंगा। उन्होंने कहा नहीं, हम तो वही काम करेंगे जो काम गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में शुरू किया था, उनको गोली मारने के कारण ठिठक गया, जिस काम को विनोबा ने आगे बढ़ाया और वो काम एक जगह आकर ठिठका, फिर एक नया रास्ता ढूंढा, फिर इस गाड़ी को आगे बढ़ाया। अब वो भी नहीं रह गए, गाड़ी फिर कहीं ठिठकती हुई दिखती है। इसीलिए अब जो वक्त है ये हम लोगों का वक्त है।
अब हम लोगों को रास्ते ढूंढने हैं, क्या ये गाड़ी यहीं ख़त्म हो जाएगी या इसमें नया पेट्रोल डालने की अकल हम लोगों को है? अगर है तो ये गाड़ी आगे बढ़ेगी, नहीं तो तुम नहीं करोगे तो कोई अगली पीढ़ी का कोई आएगा जो इसको आगे बढ़ाएगा, क्योंकि क्रांति का, समाज परिवर्तन का काम कभी रुकता नहीं, इसीलिए संपूर्ण है ये हमेशा चलने वाला है। इसीलिए संपूर्ण क्रांति में जयप्रकाश जी ने बाद में एक नया शब्द जोड़ दिया। उन्होंने कहा कि ये सतत संपूर्ण क्रांति है, ये कभी नहीं रुकने वाली और सबको परिवर्तित करने वाली क्रांति का ये काम है जो हमको करना है। तो जब भी तुम इस रास्ते से काम करोगे, जब भी मैं इस रास्ते से काम करूँगा, जब मेरे और तुम्हारे अलावा कोई चौथा आदमी इस रास्ते से काम करेगा, तो ये 3 ही रेफरेंस पॉइंट हैं दुनिया के इतिहास में। क्योंकि दुनिया के इतिहास में लोग के मोर्चे पर काम करने वाला चौथा कोई नाम नहीं। जितने बड़े बड़े लोग हैं सब तंत्र के रास्ते पर काम करने वाले लोग हैं, एक अलग ताकत से काम करने वाले लोग। लेकिन लोग की कोई ताकत होती है, उसको ही संगठित करना है, लोगों को तैयार करना है और लोगों को लोकतंत्र के बराबर लोग की ताकत बनानी है। क्योंकि गांधी जी को जब हम लोगों ने गोली मारी 30 जनवरी 1948 को, उससे एक दिन पहले 29 जनवरी 1948 की रात में गांधी जी ने एक नोट लिखा, जो उनके हाथ का लिखा हुआ आखिरी नोट है, जिसको कहते हैं गांधी जी का आखिरी वसीयतनामा। उसको पढ़ोगे तो तुम लोगों को भी बहुत सारी चीज़ें समझने को मिलेंगी, उसका विस्तार में नहीं करता हूँ। उसमें एक बात उन्होंने लिखी है, जो बात शायद गांधी जी ही को दिखाई दे रही थी, हमको तो दिखाई नहीं दे रही थी, क्योंकि भारत तो अभी अभी आज़ाद हुआ था। कब आज़ाद हुआ था भारत? कल हम लोगों ने बात की थी, किस तारीख को आज़ाद हुआ था भारत? 15 अगस्त 1947 को। और गांधी जी कब मारे हम लोगों ने? गांधी जी को गोली मारी कितने महीने हुए बीच में? जोड़ के देख लेना। तो आज़ाद भारत में हम लोगों ने गांधी जी को 6 महीने भी जिंदा नहीं रहने दिया। लेकिन लिखा उन्होंने ये कि मैं जो देख रहा हूँ कि ये लोकतंत्र जिस दिशा में आगे बढ़ रहा है, तब तो आज़ादी आई ही थी, लेकिन उनको दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि मैं देख रहा हूँ कि लोकतंत्र जिस दिशा में आगे जा रहा है, इसमें एक वक्त आने ही वाला है, यानी निश्चित आने वाला है, चलेगा नहीं। कौन सा वक्त आने वाला है? वो कहते हैं कि एक ऐसा वक्त आने वाला है जब स्टेट की पावर, यानी तंत्र की ताकत और लोग की ताकत में मुकाबला होगा। ये जब दोनों ही आमने सामने खड़े हो जाए, तंत्र लोग को दबाने की कोशिश करेगा और लोग जो है वो तंत्र पर कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। ये होने ही वाला है, इसको कोई टाल नहीं सकता। जब ये समय आएगा कि तंत्र और लोग का आपस में मुकाबला हो, उस समय लोग की ताकत जीते, तंत्र परास्त हो, इसकी तैयारी हमको आज से करनी है। यानी हम लोग जो काम कर रहे हैं, गांधी के रास्ते पर जो काम कर रहे हैं, उनकी सारी अकल, उनकी सारी शक्ति, उनकी सारी सूझबूझ इस काम में लगनी चाहिए कि वो मौका जब आएगा तब हम लोग उस लड़ाई को वहाँ तक पहुँचा दें कि लोग की ताकत तंत्र को परास्त कर सके। उस दिन लोकतंत्र पूरा होगा। ये जो चुनौती गांधी जी या ये जो काम गांधी जी छोड़ कर गए, उस काम को आगे बढ़ाने का एक रास्ता विनोबा जी ने ढूंढा। उस काम को आगे बढ़ाने का अगला रास्ता जयप्रकाश जी ने ढूंढा, क्योंकि ये तीनों ही लोग थे जो लोग के मोर्चे पर काम करते थे। तंत्र से इनका कोई लेना देना नहीं था। तंत्र को कंट्रोल कैसे करें, इस पर इन सब के ध्यान लगा हुआ है। इसीलिए राष्ट्रीय युवा संगठन इन 3 ही लोगों के नाम लेता है, बाकियों का अपमान नहीं करता है। बाकियों के इतिहास में कहाँ जगह है हम खूब अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन जब हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस को देखते हैं तो वो लोग के मोर्चे पर कभी काम नहीं करते हैं, क्योंकि लोग उनकी चिंता का विषय नहीं। भगत सिंह ने क्या काम किया? उन्होंने भी लोग के मोर्चे पर काम नहीं किया, उन्होंने तंत्र को चुनौती दी। तो हम जब इन 3 लोगों का नाम लेते हैं तो दरअसल में हम व्यक्तियों का नाम नहीं लेते हैं, दिशा का नाम। किस दिशा में जाना है आप लोग? तो आज हम लोग एक ऐसी जगह पर आकर बैठे हैं जो एक ऐसे आदमी की
साधना स्थली है, जिसने हमेशा लोक शक्ति को मजबूत बनाने का काम किया। आज सुबह हम लोग ऐसी जगह से आए घूमकर, पवनार आश्रम से, जहाँ वो आदमी रहता था अपने आखिरी दिनों में, जिसने लोक शक्ति को आगे बढ़ाने के काम का एक नया अध्याय खोला। तो ये 3 लोग जो हैं, ये हमारे लिए व्यक्ति नहीं हैं, उस लोक साधना के 3 शक्तियां हैं, जिनको पहचान कर, जिनसे प्रेरित होकर हम लोग भी अपनी अपनी दिशा में काम करने की कोशिश करते हैं। तो ये तीनों लोगों का थोड़ा परिचय आपको हो, इन तीनों की सोच क्या थी वो आपके सामने साफ हो, इसलिए ये बात मैंने आपके सामने रखी। और अब यहाँ से निकल कर आपको अजमत भाई लेकर जाएंगे। सामने वो आश्रम है गांधी जी का, जिस आश्रम में भारत की आज़ादी का इतिहास लिखा गया है। कई जगह पे बड़े बड़े ऐतिहासिक फैसले इसी कुटी में हुए हैं। वो कुटी आप देखेंगे, आश्रम देखेंगे, और उसके बाद आगे का जो कार्यक्रम अजमत भाई हमको बताएंगे, उस हिसाब से हम आगे चलेंगे। इतना करके मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आप सबका बहुत बहुत आभार।